this is Mausam Babak, Director of the Resham IAS Academy. So first of all, we welcome all of the dignitaries present here and all the school principals and the parents and the students who just are here to think about and then plan about your career choices, what do you want to do, as you were listening to the STM sir as well, और उन्होंने भी कहा IAS, IPS, तो बहुत सारी चीजें रहती हैं ना कि ये क्या चीज है, ये क्या नहीं है, तो उसी के बारे में हम सारा थोड़ा सा बात करेंगे. 15 to 20 minutes, not more than that, but I would just request that you sit please patiently and just give me 15 to 20 minutes so that we can just convey your doubt, anything that you would like to ask and anything that you would like to convey कि क्या होता है क्या नहीं होता, so we will be all doing it. A very good morning to all of you. I am Dr. Rishu Singh, Director at Resham IAS Academy and former Principal of Shasatram Girls College. तो बच्चों, आज हम यहाँ पर आए हैं और ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, तो आप पीछे जो भी सर्व कर रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि एक बार वो रुक जाए और स्टूडेंट्स पूरे ध्यान से सुनिए. IAS, IPS, IFS, IRS ये सिविल सर्विसेज के बारे में आपको आज हम बताने जा रहे हैं, जो कई बार आप लोगों को पता नहीं चलता है कि हमने कैसे इसको ज्वाइन करना है और इसके लिए क्या-क्या चीजों की जरूरत होती है या IAS कैसे कहते हैं. जी सर. देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों ने सुना होगा, अभी मैम ने भी थोड़ा सा एक आपसे पूछा कि IAS की जो फुल फॉर्म है वो है क्या, और आप लोगों ने बताया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. तो क्या सिर्फ यही है? इतना मिथ क्रिएट हो चुका है, इतने डाउट्स क्रिएट हो चुके हैं कि मुझे IAS बनना है, मुझे IPS बनना है. हमारे पास बहुत रेगुलर बेसिस पे क्वेरीज हैं, IAS IPS अलग है क्या, IFS कुछ और है क्या, या IRS कुछ और है. So first of all, let me be very clear, let me be very sophisticated here कि IAS, IFS, IRS, IPS and IFS. दो बार IFS इसलिए बोला क्योंकि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, देखिए मैं एक बात बता दूं, जो लास्ट में है SDM सर ने भी कहा, ये थोड़ा सा स्पीकर वाला मन चला गया, अदरवाइज जब क्लास में हो तो मुझे लगता है शायद वो बात बिल्कुल सही है कि बाहर ही निकालने जैसा है. So first of all, at least be silent. Those who don't want or don't have any plans for IAS, don't worry about that. I'm not just going to take your 10 to 15 minutes. What kind of the career or education fair you would enjoy if you are not able to sit just for the 10 minutes? So please at least, जिन्होंने सुनना है प्लीज थोड़ा उनको तो सुनने दो यार. बाहर जाना है, जो भी करना है, जैसा भी करना है, जैसा भी आपकी चॉइस है. But those who are really here for IAS, I would just want कि आप थोड़ा सा सुन लें please. So Indian Administrative Services, दूसरा IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज, तीसरा IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज, चौथा IRS इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज, पांचवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज. जो पहले मैंने 5 आपको बताए ये सारे के सारे, इनमें से आप दूसरा निकाल दीजिए इंडियन फॉरेन सर्विसेज, जो कि सेंट्रल सर्विसेज का पार्ट है, और जो बाकी 4 हैं वो ऑल इंडिया सर्विसेज का पार्ट है, जो कि यूपीएससी एक बॉडी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है. हर साल एग्जाम होता है. जिस तरीके से चलता है वो हम अभी बात करेंगे. क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या अप्रोच करना है, क्या नहीं करना है, वो सब बात करें. पर सबसे पहले थोड़ा जान लीजिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज. ये पांचों के पांचों एक ही एग्जाम का पार्ट है. एग्जाम कंडक्टेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन एनुअल बेसिस, और ये सबसे टॉप मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशंस है. इससे ऊपर कुछ नहीं है. आपकी सिर्फ प्रमोशन हो कि आप जॉइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी के रैंक तक आप जाते हैं, बट दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. सर आए जो थे यहाँ पे SDM, तो आप सोचिए कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, और उनसे भी अगर हम ऊपर एक बात करें, वी हैव द IAS. सुना ही होगा आपने जी. अब अगर मैं सामान्य शब्दों में कहूँ, बच्चों वाली लैंग्वेज में अगर बोलूँ, तो हम लोग जब बचपन में रेड लाइट की गाड़ी देखते थे तो हमें लगता था कि ना ये गाड़ी हमारे पास भी हो. तो वो चीज पाने के लिए आप IAS कर सकते हैं. और एक हरियाणवी भाषा में जब कोई किसी को अथॉरिटेटिव लैंग्वेज में बात करता है तो आगे से उसका जवाब आता है कि तू के डीसी लग रहा है.
तो वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि डीसी की पोस्ट वाकई ही बहुत बड़ी होती है। और अगर मैं ये कहूँ कि इंडिया की टॉप मोस्ट सर्विस जॉब अगर आपने लेनी है तो दैट इज आईएएस। तो अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा, कैसे आपके मोटिवेशनल व्यूज होने चाहिए, तो वो है सितारे तो बहुत है जो आसमान में चमकते हैं। सितारे तो बहुत है जो आसमान में चमकते हैं, जिद तो बस इतनी सी है कि उनको कंधों पे लगाना है। तो अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो जरूर ट्राई कीजिए हमारी इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया जो है उसका क्या होना चाहिए, उसके लिए आपको सर से अनुरोध करूंगी कि वो बताएं। जैसे कि हमने पहले देख लिया कि चलो क्या है, एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए ना हमारा जो मोटिव है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, तो वो तो हमने बात कर ली कि आईएएस क्या है और ये सब चीजें क्या है। अब थोड़ा क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा पैटर्न भी जान लेते हैं कैसे एग्जाम होता है। देखिए क्राइटेरिया के अंदर 21 साल उम्र और ग्रेजुएशन, यूपीएससी जो मैंने अभी नाम लिया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक बॉडी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। 21 साल उम्र और ग्रेजुएशन, इन्होंने दो क्राइटेरिया ऐसे रखे हैं कि जब आप पेपर दे सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप तैयारी कब शुरू कर रहे हो, उसके बारे में आपको बाद में बात करते हैं, पर जब आप एग्जाम दोगे उनके लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, वो कह रहे हैं 21 साल बच्चे की उम्र चाहिए और ग्रेजुएशन चाहिए। ये तो है क्राइटेरिया। और फिर बात आती है जो हमारी कैटेगरीज हैं, जैसे हम कई जनरल कैटेगरी से हैं तो कोई रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो क्या उसके अंदर कुछ लिमिट है? तो चांसेस की बात है 21 साल से लेकर 32 साल तक की उम्र तक अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 6 चांसेस आपको मिलते हैं आईएएस के ऊपर। आईएएस के लिए कैसे चलता है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, पर 6 चांसेस जनरल कैटेगरी। अगर आप रिजर्व कैटेगरीज में हैं, अगर आप 35 तक हैं, आप अगर एससी में हैं, आप अगर आप एसटी में हैं, बीसी कैटेगरी में, ये 32 साल की उम्र 35 साल तक चली जाती है और चांसेस के ऊपर से लिमिट हट जाती है। पर ये बेनिफिट आपको सिर्फ आईएएस के अटेम्प्ट्स पे मिलता है, जो मैं आगे अभी पैटर्न बता रहा हूं, किन में एडवांटेज मिलेगा किन में नहीं मिलेगा वो भी सुन लेना। तो क्राइटेरिया तो ये है 21 साल उम्र और ग्रेजुएशन जब हम एग्जाम दे सकते हैं। बात आती है पैटर्न का, चलता कैसे एग्जाम, क्या करना है, इसके लिए क्या करेंगे। बहुत कुछ सुना होता है, इतना कुछ आजकल विजिबल है, यूट्यूब पे है, आप लोग सुनते हैं गूगल वगैरह पे, कोई कह रहा है ये करना होता है, कोई कह रहा है वैसा करना है, इतने मिथ्स हैं। क्लियर किसकी सुने, बात किसकी माने। तो सबसे पहले ये जान लीजिए 3 चीजें हैं आगे। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसको हम प्रीलिम्स क्या कहते हैं, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स में 2 पेपर हैं, एक है पेपर 1, एक है पेपर 2। पूरे का पूरा जो प्रीलिम्स है, जो आपका एग्जाम होता है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। मतलब एक क्वेश्चन है, 4 उसके एमसीक्यूज हैं, आपने सिर्फ टिक करना है, लिखना कुछ नहीं है दोनों पेपर। पेपर 1 होता है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी। आई नो पसंद हो सकता है ना हो, पर पसंद हो जाती है क्योंकि ड्रीम इतना बड़ा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स जो कि बहुत डायनामिक है, नेशनल इंटरनेशनल, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एंड साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री में याद रखते हैं। ये सब चीजें आपके पेपर 1 में आती हैं ऑब्जेक्टिव बन के। क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे, एक टिक करना है, 100 सवाल होते हैं, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, मतलब 200 नंबर का पेपर। पेपर 2 जो रीजनिंग का है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपकी बेसिक लेवल की रीजनिंग आती है, बेसिक लेवल के कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते हैं, वो आपको मेरिट नहीं है। मेरिट का मतलब है कि अगर आप जितने ज्यादा नंबर रीजनिंग में लेंगे आपको जरूरत नहीं है। यूपीएससी ने बोल दिया कि हमें सिर्फ 200 नंबर में से 66 नंबर बच्चे के चाहिए, यानी तो मतलब 100 में से 33 पास करना है सिर्फ रीजनिंग का पेपर। ये तो है प्रीलिम्स में 2, पेपर 1 पेपर 2। रही बात मेंस। मेंस के अंदर क्या होता है, देखिए आपके पास रिटन है पूरे का पूरा, सब्जेक्टिव पेपर है, और प्रीलिम्स के अंदर जो पेपर 1 आपने पास किया है, इसके मार्क्स आपके फाइनल रैंक में नहीं जुड़ते। तो कहने का मतलब अगर आपने पेपर 2 पास कर लिया, जिसका मैथ्स थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, अब तो मैथ्स चाहिए नहीं, पेपर 1 अगर आपने पास कर लिया, इसके रैंक जुड़े नहीं। सब कुछ जो शुरू हो रहा है वो मेंस से शुरू हो रहा है, जो कि सब्जेक्टिव पेपर है। लिखना है, कहने का मतलब स्कूल कॉलेज में आप जैसे करते हो, 4 पेपर तो सीधे सीधे हैं, जीएस 1 मतलब जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, जनरल स्टडीज 4। मतलब इनका
जो आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी पीछे पढ़ी है प्रीलिम्स में, वो जनरल स्टडीज 1 में आ रही है। जो आपने पॉलिटी पीछे पढ़ी है, वो जनरल स्टडीज 2 में आ रही है। जो इकोनॉमी और साइंस एंड टेक आपने पीछे पढ़ी है, वो जनरल स्टडीज 3 में आ रही है। और जनरल स्टडीज 4 एक बिल्कुल नया पेपर है, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। कहने का मतलब एक ब्यूरोक्रेट होना कैसा चाहिए, क्या वैल्यूज चाहिए आपको ब्यूरोक्रेट में। आफ्टर ऑल आप सुनते हैं दो ही तो चीजें, आपकी उम्मीद होती किससे है, या तो सरकार से या प्रशासन से। प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, सर आए थे अभी, जाना पड़ा ना, दिस इज अ ड्यूटी, यही तो काम है। उन्होंने कहा वो इंटरेक्ट करना चाहते हैं, बट देखो कर नहीं पाए, बिकॉज़ दैट्स व्हाट द ड्यूटी कॉल्स मैन, दैट इज ऑल अबाउट द ब्यूरोक्रेट। तो मेंस के अंदर 4 पेपर सीधे सीधे आपको एथिक्स में सिखाया जाता है कि आप होते कैसे, आपको बनना कैसे। 5वां ऐसे, एक ऐसे लिखना होता है, एक पेपर होता है, मतलब 2 ऐसे लिखने होते हैं। 5 पेपर हो गए। एक और है ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो आपने पीछे सब्जेक्ट पढ़े उसके अंदर आपको एक सब्जेक्ट अलग से चूज करना होता है जो आपका मास्टर सब्जेक्ट हो। इट कैन बी हिस्ट्री, इट कैन बी पॉलिटिकल साइंस, इट कैन बी ज्योग्राफी, इट कैन बी सोशियोलॉजी, इट कैन बी एनीथिंग। लिस्ट है बताएगा हमारे पास। उस एक पेपर के 2 पेपर, यानी कि एक सब्जेक्ट के 2 पेपर है। पहले क्या होता था, 2 ऑप्शन तैयार करते थे आप। आज यूपीएससी ने थोड़ा सा आसान बनाने के लिए एक ही सब्जेक्ट के 2 कर दिए। 4 मैंने पहले बताए, एक ऐसे और 2 ऑप्शनल, टोटल 7 पेपर जो मेरिट में है। और इनके बिना हमारे पास 2 पेपर और हैं, इंग्लिश और हिंदी। हिंदी पंजाबी कहने का मतलब जो भी, ये भी मेरिट नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। कहने का मतलब इनमें भी आपने जो मार्क्स सिक्योर करने हैं वो मेरिट नहीं बनाएंगे। सिर्फ 7 पेपर हैं जो रैंक बनाते हैं। और अगर आप मेंस क्लियर कर जाते हैं सब्जेक्टिव पेपर, आपका इंटरव्यू होता है, एंड आफ्टर द इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू योर रैंक और अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, आप जब अपना फॉर्म भरते हैं मेंस के लिए, जिसे हम कहते हैं DAF, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, आप उसमें लिखते हैं कि सर मुझे अगर मैं बन जाता हूं आईएएस, या मेरा को अगर यूपीएससी क्लियर हो जाता है, तो मैं क्या बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, मैं आईएएस, और मुझे कहां पोस्ट करना। तो क्राइटेरिया और पैटर्न इस तरीके से। और कई स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, वो पूछते हैं कि हमें फ्री करा दिया गया है या हमें बेसिक नॉलेज दे दी गई है, लेकिन आगे क्या। तो ऋषभ आईएएस अकेडमी में जब आते हैं आप, तो आपको फ्री का भी और बेस भी आपका बनाया जाता है, मेंस भी और इंटरव्यू की तैयारी भी एक जगह ही कराई जाती है। और अब क्वेश्चन आता है कि हमें किस एज में या किस क्लास में हमें स्टार्ट करना चाहिए आईएएस की प्रिपरेशन। तो इसका देखिए कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इसी एज ग्रुप में स्टार्ट करना है। अगर टीना नबी की हम बात करें 2016 में जिन्होंने टॉप किया था, उन्होंने 6th क्लास से स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इसमें जिस क्लास से भी आप स्टार्ट करेंगे वो बेटर रहेगा। अगर आप बीए में जाके स्टार्ट करते हैं, तो एक बार ऐसा मिथ होता है कि हम बीए में जाके कुछ स्टार्ट करें, जैसे कि 3 इयर्स आपके कंप्लीट करने के बाद आप सीधा एग्जाम दे सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप 7th ऑनवर्ड 8th या 9th एटलीस्ट आप स्टार्ट करते हैं, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। और हमेशा आपको मोटिवेट रहना होता है। ये पढ़ाई ऐसी है कि अगर आप 5 ईयर इसमें दे रहे हैं, तो कुछ कई बार आपको ऐसा हो जाता है कि पढ़े कि छोड़ दें। कई बार माइंड में ऐसा आता है कि ऐसा एग्जाम में टफ लगता है या आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो उसकी मोटिवेशन के लिए क्या रहता है कि आज सोच ही रहा था मैं कि छोड़ दूं यूपीएससी की तैयारी, आज सोच ही रहा था मैं कि छोड़ दूं यूपीएससी की तैयारी। तभी माँ का कॉल आया और पूछने लगी, मेरे आईएएस बाबू कब आ रहे हो घर। तो फिर से दोबारा हम पढ़ने का दुगनी तैयारी करनी शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं कि मैं फिर से और ज्यादा मेहनत करूं, जिससे मैं अपनी माँ को ये कहवा सकूं कि वाकई मेरा बेटा आईएएस बना है। जी ओके, तो जैसे कि आपने क्राइटेरिया सुना, पैटर्न देख लिया कैसे तैयार करना है, जो आज से पहले हो सकता है शायद आप लोगों को लगता हो कि किस तरीके से क्या पैटर्न रहेगा, क्या रहेगा, वो सब बातें आपने सुनी। अब हमें जानना है कि आईएएस में पढ़ना क्या है। सबसे बड़ी बात होती है कि हमने कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, 10th के बाद क्या लें, +2 के बाद क्या करें, कॉलेज में क्या करें। तो द पॉइंट इज कि आप आईएएस में क्या पढ़ते हो। 4 फाउंडेशनल सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर आपकी पूरी तैयारी बेस्ड है।
It is history, it is geography, it is economy and it is politics. मैं इकोनॉमी कह रहा हूँ, इकोनॉमिक्स नहीं। इकोनॉमिक्स माइक्रो सब्जेक्ट होता है, आप ग्राफ करते हो, आप माइक्रो लेवल पे बात करते हो। वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी, इट्स अबाउट इंडियन इकोनॉमी, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बेस हैं। मैं नहीं कह रहा कि इसके बिना और सब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि मैंने कहा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, मैंने कहा कि मेंस के अंदर आपके कुछ अलग सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे कि इंडियन इंडिपेंडेंस, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री। पर कहने का मतलब 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर आपने मास्टर किए तो आपकी 60 to 70% ऑफ द जो बेस है वो ये 4 से कवर होता है। और हिस्ट्री का मतलब सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, अब हिस्ट्री इज एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखिए भारत का इतिहास पढ़े क्यों, सॉरी टू से, पर अगर आज हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम लॉकडाउन के अंदर हैं, पेंडेमिक्स वगैरह चल रहे हैं, कितने लोग, आप बच्चे खुद ही बता दीजिए या टीचर, मैं खुद भी एक टीचर हूं, तो हम कितने खुश हैं मतलब ऑनलाइन एजुकेशन से। आप जितना भी तरक्की कर लीजिए, सबसे पहले एंशिएंट ग्लोरी को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते आप, उपनिषद को रिप्लेस करने चलोगे तुम। उपनिषद, इसका मतलब यही था, गुरु और शिष्य और बीच में किताब। तो ये स्क्रीन कहां से आ गई हमारे पास, आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। ये है, क्यों पढ़ाते क्यों है हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे, शायद क्लासेस में देखते हो, हमने क्या करना है जी दिल्ली सल्तनत से, मुगलों से हमने क्या करना, राजपूताना कल्चर से हमने क्या करना है। इसलिए करना है क्योंकि डिवाइसिव कल्चर उस समय के लोगों में था, हमलावर आ गए थे। अगर आज आपको यूनिटी, कंपैशन, इंटेग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जैसे आइडियल्स का मतलब ही नहीं पता है, तो ब्यूरोक्रेट क्या बनोगे। और क्यों बनाए तुमने यूपीएससी ब्यूरोक्रेट। आपको लगता है कि यूपीएससी जो है 0.0 कुछ परसेंट का सक्सेस रेशो है यूपीएससी का, क्यों, इसलिए नहीं कि एग्जाम मुश्किल है। मैंने शुरू से अपने क्लासेस में कहा है, हम वर्दी नहीं है उस बात, हम बनने के लायक ही नहीं है। हमारे खुद का देश का इतिहास पढ़ना मुश्किल है और बायोटेक की किताबें रटते हैं, खुद के देश की ज्योग्राफी जान नहीं सकते हैं। आपको तमिलनाडु में कोई पोस्ट करेगा, क्या बात, तुम्हें पता नहीं होना चाहिए कि वहां पे कोस्टल फार्मिंग होती है, तो तुम अपनी पॉलिसीज को वैसा ही तो ड्राफ्ट करोगे। क्या तुम्हें अपने देश की इकोनॉमी का पता नहीं होना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ते हैं हम यूपीएससी में, द हिंदू पढ़ते हैं, हम फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ते हैं। मुझे कहीं पे भी बता दो कि उस अखबार के ऊपर लिखा हो, अंग्रेजी के अखबारों के ऊपर, ये सिर्फ आईएएस तैयारी करने वालों के लिए 5 या 6 रुपए का अखबार है, हम सब के लिए। तो क्या समझ में आता है आपको इकोनॉमी में क्या हो रहा है, क्या होते हैं म्यूचुअल फंड्स आपके, क्या है आपका सेबी, आरबीआई या पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो क्यों नहीं जाननी चाहिए इकोनॉमी। जो मैंने पाया देखिए अपने तैयारी में, और जो मेरे इंस्टीट्यूट में मैं अपने बच्चों से चाहता हूं, मुझे आईएएस की तैयारी ने भीष्म पितामह की तरह बनाया, और मैं अपने बच्चों के लिए भी वही चाहता हूं, जिसको मुझे लगता है कि आपको ये तैयारी आंसर देती है हर चीज का। अब सवाल तो पूछिए, क्या है आपके पास सवाल। और कौन कहता है कि यूपीएससी में साइंस नहीं पढ़ना होता, जितनी साइंस है यूपीएससी में पढ़ते हैं इतनी आप लोग नहीं देखते हैं। बायोटेक, रोबोटिक, नैनोटेक, यूनिवर्स, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स, क्या है पैक्टर्न्स, किन्हें कहते हैं फर्मियोन्स, कौन होते हैं हमारे स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स, किसने दिया, कहां से आया ये सब कुछ। मिथ है, बहुत मिथ क्रिएट हुआ है, इसके अंदर फॉल बिल्कुल भी ना करें। यूपीएससी इज दैट ब्यूटीफुल मोमेंट इन एवरीबॉडीज लाइफ, आई गेस सबको करना चाहिए, मुझे लगता है एक ऐसी चीज है। पर चलो, जो ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं उसके लिए मैं बता रहा हूं कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी क्यों पढ़े हम अपना संविधान। अरे क्यों ना पढ़ो, तुम सिटीजन हो, तुम्हें राइट्स चाहिए, ड्यूटीज नहीं है आपकी कोई। आपने 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज अपने संविधान में ऐड करवा दी, आज राइट सबको पता है। एनसीईआरटी के पहले लिखा होता है, गांधी स्टैब्लिशमेंट के पीछे, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी। क्या बात, कुछ ड्यूटीज भी है, मैं बता देता हूं आपको क्या ड्यूटीज है। आपकी ड्यूटी है कि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट बना के रखेंगे, आपकी ड्यूटी है कि आप कम्युनलिज्म का शिकार नहीं होंगे। क्या हिंदू मुस्लिम डिवाइड नहीं है हमारे यहाँ पे, क्या आप कंपैशनेट हैं, क्या बीइंग अ रिस्पांसिबल सिटीजन आप अपने नेशनल मॉन्यूमेंट्स को रिस्पेक्ट करते हैं। ये सब बातें हम ब्यूरोक्रेसी में सिखाते हैं, यही आईएएस में है, कोई तोप नहीं है। पर मुझे 2 चीजें चाहिए आपसे, 2 चीजें, एक कंसिस्टेंसी, एक रिटेनिंग पावर। आप रेगुलर इंस्टीट्यूट में आ जाओ और जो मैं बता रहा हूं आप उसे याद रख लो। तीसरी चीज एक और है, डिसिप्लिन, वो मुझे चाहिए नहीं, वो मैं बना लूंगा। तो अगर आप ये देने का प्रॉमिस मुझे करते हैं, कोई भी नहीं रोक सकता बनाने के लिए, आई कैन बेट अपॉन दैट, मैं गारंटी दे सकता हूं।
सिलेबस आसान बनाना मेरा काम है, आपका काम है कंसिस्टेंसी और रिटेनिंग प्रोवाइड करवाना। तो अगर है तो आप और ये कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है व्हाई टू बिकम आईएएस। आप आईएएस का करियर ही क्यों चुने? तो बच्चों, जब हमने कुछ करना ही है तो क्यों ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया जाए, क्यों ना कुछ अलग ही बना जाए। और एक और आता है कि माँ बाप का ऋण उतारना चाहते हैं जो बच्चे, चाहते हैं कि हम उतारें। तो ज्यादातर क्या होता है कि ये उनके बच्चे जा रहे हैं, वो फला फला लोग हैं जिनके बच्चे जा रहे हैं। लेकिन कितना मजा आए अगर ये कहा जाए कि जो डीसी जो है ये उनके पेरेंट्स जा रहे हैं, यानी कि आपके नाम से उन पेरेंट्स को जाना जाए। तो इसलिए हम क्यों ना आईएएस करें, अपने देश की सबसे बड़ी जॉब को चुने। क्यों ना जिंदगी को एक बार खुलकर लिया जाए, क्यों ना जिंदगी को एक बार खुलकर लिया जाए। कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे। सबको पता है जब कुछ कमाना है, अपने ऊपर आफत पड़ेगी तो बन ही जाना है। कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे, तो क्यों ना कैरेक्टर बन के जिया जाए। तो इस तरह से आप करिए कि आईएएस की तैयारी जरूर कीजिए। आप आइए वहां पर और उसमें हम ही क्यों, ऐसा क्वेश्चन भी आता है आपके दिमाग में कि मैम फिर हम ऋषभ आईएएस अकेडमी में ही क्यों आए। तो उसके लिए भी सुनते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताने से पहले थोड़ा सा अगर बता दूं, आपको कोई भी अगर सवाल है क्राइटेरिया से रिलेटेड जो मैंने बताया, देखिए थोड़ा टाइम का वो रहता है तो हमें थोड़ा जल्दी फाइंड आउट करना होता है। तो कोई सवाल वगैरह आप लोगों का रहेगा तो आप पूछ लेना अभी जस्ट आफ्टर दैट या लास्ट में भी। तो हमें क्यों, दिल्ली है, चंडीगढ़ है और पूरे इंडिया में ऑल ओवर बड़े बड़े नाम है, नाम आपको पता ही है, हम वहां पे ही कर लेंगे। तो फिर आप ही क्यों, हम क्यों आना है? अगर आईएएस ही करना है, हमने अगर बता ही रहे तो फिर तो हम वहां चले जाएंगे। कुछ तो ऐसा होगा, कोई तो ऐसी बात होगी जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप हमारे साथ करो। कंसेप्चुअल क्लैरिटी पहला, आप बात करेंगे कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो हर कोई देता है या हर कोई बात करता है। ज्यादा बात करने से पहले मुझे लगता है कि चलो मैं कुछ बताऊं, तो क्यों ना पहले आप हमारे जो बच्चे हैं जो ऑलरेडी करते हैं, आप थोड़ा उनसे ही सुनो कि क्या चीज रहती है, क्यों हम। जी आजकल कोरोना वायरस का कितना चल रहा है ना, न्यू वेरिएंट के बारे में जैसे हम सुन रहे हैं। वो वैक्सीन का नाम क्या था, आरएनए वाली, एमआरएनए, फाइजर। यस, फाइजर। और जो हमारी कोवैक्सीन है दैट्स रिलेटेड टू एडिनो वायरस, याद रखना। ओके। कैन वी आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू? मैंने सुना है दीदी कि आप दोनों यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। आप ये कहाँ से कर रहे हैं, किस अकेडमी से कर रहे हैं? ऋषभ आईएएस अकेडमी सिरसा। सिरसा से? और दिल्ली और चंडीगढ़ से क्यों नहीं कर रहे आप? देखिए, जब भी हमें तैयारी शुरू करनी होती है तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि मैं दिल्ली से करूंगी या चंडीगढ़ से करूंगी। तो मैंने भी यही सोचा था कि मैं दिल्ली या चंडीगढ़ से करूंगी। पर जब मैंने यहाँ के और वहाँ के माहौल में फर्क देखा तो मुझे लगा मुझे यहीं से करनी चाहिए। यहाँ पे हमें टीम स्पिरिट का बहुत अच्छा ज्ञान दिया जाता है, हमें मोटिवेट किया जाता है और सबसे बड़ी बात एथिकल और मॉरल वैल्यूज हमें इंश्राइन की जाती है। इसी के साथ यहाँ पे कोई लेग पुलिंग नहीं होती, बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है। इसी के साथ हम कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, हमारा फोकस सिर्फ हमारे एम की तरफ रहता है। जैसे कि अभी हम दोनों 11th स्टैंडर्ड में हैं और हमें और हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्हें यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि अभी करें या थोड़ा टाइम बाद करें। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि स्कूलिंग में करना सबसे बेस्ट है, कुछ बोलते हैं कि थोड़ा कॉलेज के बाद शुरू कर लेना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि हमें कब करना चाहिए, अभी या थोड़ा टाइम के गैप पर? अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने बीकॉम फाइनल ईयर के बाद शुरू किया था, बट मुझे लगा शायद मैं थोड़ा लेट हो गई। पर अगर आपका प्लान +1 के बाद शुरू करने का है तो आई थिंक ये बेस्ट डिसीजन है आपका, क्योंकि आईएएस की स्टडी आपकी +1 की स्टडी को सपोर्ट करेगी, आपकी क्रिटिकल एबिलिटी बढ़ेगी, आप एम्पावर फील करेंगे। तो आपकी एकेडमी में सारा प्रिपरेशन कैसे होता है, इसका सिलेबस वगैरह कैसे होता है? मैंने यहाँ पे जैसे 3 बैचेस में डिवाइड कर रखा है, सीनियर्स, जूनियर्स और सब जूनियर्स। जैसे आपने बताया कि करंटली आप 11th स्टैंडर्ड में हैं, तो अगर आपका एनसीईआरटी बेस बना हुआ है
तो आपको जूनियर्स के बैच में डाला जाएगा। बट अगर नहीं बना हुआ तो फाउंडेशन को तैयार करने के लिए आपको सब जूनियर्स के बैच में डाला जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन होता है कि हमें न्यूज़पेपर्स पढ़ना है, तो कैसे शुरू करें? जैसे सर ने अभी बताया कि पढ़ना नहीं आता, लोग नहीं पढ़ते, तो हम इसे सर पूरा क्लियरली बताते हैं कि कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। तो इसी के साथ डाउट सेशंस भी हमारे डेली बेसिस पे रहते हैं। थैंक यू सो मच दीदी, आपकी दोनों की बातें सुनकर हम दोनों बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं एंड हम और हमारी फ्रेंड्स हम सब आपकी अकेडमी में ज़रूर आएंगे। सो थैंक यू सो मच दीदी, वी कनेक्टेड। अगर आप में से भी कोई आईएएस की तैयारी करना चाहता है, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड में है, प्लीज आइए और हमारी अकेडमी का हिस्सा बनिए। थैंक यू। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने सुना, थैंक यू सो मच। कुछ चीजें जैसे बच्चों ने बताई कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात होती है, बैचेस के बारे में बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आप आते हैं तो देखिए बहुत जगह ऐसा होता है, कुछ तो अलग होना चाहिए ना कि फिर हम बाहर ना जाए। न्यूज़पेपर हर कोई पढ़ने को कहता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। डिटेल्ड एडिटोरियल एनालिसिस की क्लासेस वगैरह जो है वो रेगुलर बेसिस पे हमारी लगती हैं, ये अलग है। इंडिया में एक या दो ही इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहां पे आपको एडिटोरियल एनालिसिस के बारे में बताया जाता है। We are one of that and we proudly say that कि हमारे 3 न्यूज़पेपर्स रेगुलर बेसिस पे कवर होते हैं, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस है, चाहे वो द हिंदू है, चाहे वो फाइनेंशियल एक्सप्रेस है। क्रिटिकल एबिलिटी के बारे में बात बताई, साइंटिफिक टेम्परामेंट प्रमोट करवाया जाता है। माहौल सबसे बड़ी बात होती है, माहौल मिलता है, बैचेस के अंदर हेल्दी डिस्कशन होती है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। बाकी आप आए, डेमो लगाएं एंड देन यू हैव टू डिसाइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने बहुत प्यार से ये सब सुना और स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहूंगी अविनाश सर का, वुमेन डेडिकेशन से, जिन्होंने हमें एक ऐसा मंच प्रदान किया जिसके थ्रू हम स्टूडेंट्स के करियर के बारे में उनको गाइड कर पाए। थैंक यू